The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. आजकल लोग फिजिकली नहीं मेंटली ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं। हमारा बॉडी हर पल कुछ सिग्नल देता है, बट सिर्फ अवेयरनेस ना होने के कारण हम लोग उसके प्रति सजग नहीं होते हैं और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों को हम लोग आमंत्रण देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग डॉक्टर मनन गांधी, जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट है, उनसे बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो बॉडी सिग्नल दे रहा है वो आखिर क्या सिग्नल देता है, कैसे सिग्नल देता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इससे हमारा बॉडी बना है और इसी को शायद यूनिवर्स भी कहते हैं। तो ये यूनिवर्स और आयुर्वेदा का क्या रिलेशन है? देखो, बहुत बार ये लगता है कि आयुर्वेदा सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए है, पर आयुर्वेदा जो है वो आयुष्य वेदा, यानी कि वो पूरे लाइफ का, पूरे ब्रह्मांड का शास्त्र है। तो पूरा यूनिवर्स जो है ये पंचभौतिक है। पंचभौतिक यानी कि पांचों महाभूत, जैसे आपने पांच कहे, पहला है आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों मिलकर हर एक पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं परमाणु। तो हर परमाणु में पांचों महाभूत होते हैं। आयुर्वेद में ये भी है कि एक्चुअली अगर हम इसको साइंस में देखें तो आप नोटिस करोगे कि अगर मैं कोई भी चीज़ को तोड़ता हूँ सबसे छोटे छोटे एलिमेंट में, तो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल को भी अगर मैं और तोड़ दूँ तो हमको एक एटम मिलेगा। एटम के भी पार्ट होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके भी जब अंदर साइंटिस्ट गए तो उसके अंदर फिर मिले क्वार्क्स, मिले मीजॉन्स, बाइजॉन्स वगैरह, और डीप गए, मालूम पड़ा कि मैटर कुछ होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, एक गति है, और ये गति से पूरी यूनिवर्स बनी है। अगर पूरा ब्रह्मांड, अगर पूरा यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी से बना है तो हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय यानी कि आप जिस चीज से यूनिवर्स का ज्ञान ले सको। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो फ्रीक्वेंसी के एक रेंज को पकड़ के आपके ब्रेन में ट्रांसलेट करती है, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स में क्या है। इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को पंचमहाभूत कहा गया है और ये इंसान के फ्रीक्वेंसी के रेंज पर बना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मेरी आप आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि मेरी आवाज जो है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, क्योंकि हमारा कान जो है ये 20 to 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये ब्रेन में ट्रांसमिट करके हमको सुनाती है। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई तो कुत्ता सुन सकता है, पर आप नहीं सुन सकते। इसीलिए वो डॉग विसल आती है कुत्तों की, वो हमको आवाज नहीं आती विसल की, पर सारे कुत्ते सुन सकते हैं। तो जो आप सुन सकते हो फ्रीक्वेंसी को, उसको हम आकाश महाभूत कहते हैं। वैसे ही और एग्जाम्पल, जैसे कि तेज महाभूत पकड़ ले, यानी अग्नि जिसको कहते हैं। तो आप जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, यानी रेड से लेके वायलेट तक, वो लाइट में फ्रीक्वेंसी में अगर आएगा तो आप उसको अब सुन नहीं सकते, आप उसको देख सकते हो। पर अगर इंफ्रारेड आएगा, जो हम टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड लाइट जाती है, हमको वो लाइट नहीं दिखती क्योंकि वो रेड के नीचे है, इंफ्रारेड, बराबर है। या तो अगर वायलेट के ऊपर है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, यूवी लाइट बोलते हैं जिसको, वो भी हमें दिखती नहीं है, पर वो लाइट तो होती है। तो क्या जो हमको दिखता है वही एग्जिस्ट करता है? हमको बहुत सारी चीजें ज्ञात नहीं होती, पर वो एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य जो पूरे यूनिवर्स को 5 तरीकों से समझ सकता है, उसके आधार पर पंचमहाभूत बने हैं। तो पूरा यूनिवर्स जो है, ये जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो पंचमहाभूत से बना है। इसका ये मतलब नहीं कि और लोग ऊपर और नीचे नहीं है, पर ये हमारे एक्सपीरियंस के परे है। जैसे कि वो डॉग विसल आपको नहीं सुनाई देगा, पर वो कुत्ते को सुनाई देगा। उसी तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो ऊपर है हम लोक में और नीचे है लोक पर। हमारे लोक में, यानी जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसकी पंचमहाभूत से पूरा यूनिवर्स, विजिबल यूनिवर्स बनता है।
स्ट्रक्चरली अगर यूनिवर्स पंचमहाभूत से बनता है तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर भी पंचमहाभूत से बना है, हम भी तो यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। तो हमारा शरीर जब यूनिवर्स की तरह ही पंचमहाभूत से बनता है तो उसमें जो है स्ट्रक्चरल एंटिटीज जो है ये तो इनसे बन गए, पर हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो ये जो 5 फ्रीक्वेंसीज है ये इंटरैक्ट करके फंक्शनल एंटिटीज बनाते हैं जिनको हम कहते हैं दोष। तो दोष जो है वो 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है वात, फिर होता है पित्त और फिर होता है कफ। तो जब हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए थी प्रकृति में वो प्रकृत फ्रीक्वेंसी से विकृत हो जाती है तो कोई ना कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स हमको मिलते हैं, और उस फंक्शनल प्रॉब्लम किस कारण से हुआ ये समझने के लिए हम उसको दोष में क्लासिफाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज लोग समझते नहीं है कि वात पित्त कफ असल में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी गुण, उसका कर्म, और वो एक्चुअली है क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है ये फंक्शनली आपको इसी 3 तरीके से दिखेगा। अभी आपने वात पित्त और कफ ये इसके बारे में बताया, तो इसको थोड़ा सा हर एक को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग तो बताते हैं लेकिन जनरली समझ में नहीं आता है, तो इसको सिंपलीफाई ऐसे भाषा में समझना है तो कैसे समझेंगे? सिंप्लीफाइड भाषा में देखिए, वात जो है ये आपके बॉडी का मूवमेंट्स है। आपके शरीर में कोई भी प्रकार की मूवमेंट या तो कोई भी प्रकार की अगर एम्प्टी स्पेस होती है तो हम उसको मोटा मोटा वात कहते हैं। काफी लोग जैसे गैस को भी वात कहते हैं क्योंकि वो भी एक मूवमेंट है। पर मूवमेंट क्यों होता है? आज अगर मेरा हाथ ये ऊपर हुआ तो कैसे हुआ? मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो मेरा हाथ ऊपर हुआ। अच्छा, मसल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुए? क्योंकि किसी ने मसल को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट करो। तो किसने कहा? तो नर्व्स ने कहा। अच्छा, नर्व्स तो मेरा पैरालिसिस हो गया और मेरे नर्व्स तो वैसे ही है, तो क्या मेरा हाथ ऊपर हो सकता है पैरालिसिस में? नहीं होगा। तो यानी नर्व के अंदर कुछ गया जिसने कहा मेरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हाथ ऊपर हुआ। तो वो जो कुछ है जो नर्व के अंदर जाता है, इंपल्स, उसको वायु कहते हैं, और जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको आकाश कहते हैं शरीर में। तो इसके जोड़ से वायु बनता है, वात बोलते हैं जिसको। तो वात दोष में काफी सारी गुण होती है क्योंकि इस गुण वाली चीजें जो है वो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। तो वायु के गुण है जैसे रुक्ष है, वो ड्राई है, चल है यानी उसका बहुत मोबाइल है, खर है यानी रफ है, सूक्ष्म है यानी कि वो बहुत अणु है, बहुत छोटा है। वैसे हर एक दोष के, जैसे पित्त का भी अगर आप देख लो तो पित्त जो है वो एक सिंपल तरीके से अगर मैं इसको रखूं ना तो एक एक डिटेल जाने से अच्छा वात समझ लो कि आटा है। आपने आटा देखा होगा, बराबर है? तो वो जो एकदम फाइनली ग्रेन्ड आटा जो होता है उसको रखोगे तो वो कैसे उड़ते रहेगा, वो आप उसको वात समझ लो, बराबर है? कफ मतलब कि मान लो कि वो आटा को पानी डाल के हमने एकदम वो थिक कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्निग्ध, थोड़ा हेवी, गुरुत्व आ जाएगा उसमें, लघुत्व वायु की नहीं रहेगी। और पित्त को अगर आपको समझना है तो बेसिकली समझो एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, पर फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में, द्रवता है उसमें, बराबर है? तो अग्नि नहीं है वो, अग्नि में द्रवता नहीं है, पित्त में वो द्रवता है। तो यानी कि वात पित्त कफ को आप वो आटा फाइन पाउडर वाला, कफ मतलब वो बनाया हुआ हैवी वाला आटा पानी वाला, और पित्त को आप एसिड, इस तरीके से इमेजिन करोगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया ये तो। आज तक बहुत बार सुना था बट अभी तक नहीं आया, मतलब इसका एक क्लास भी किया था मैंने, हाँ। अभी तक वात पित्त कफ, पर वो मुझे लगता है कि अभी लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। वैसे ये वात पित्त कफ नहीं है, पर ये सारे गुण है के लिए, हाँ, जो वात पित्त कफ जिसमें ज्यादा हो मालूम पड़ जाएगा अगर आप इमेजिन करोगे तो। तो ये वात पित्त कफ जो है पूरा इसी के ऊपर में हमारा बॉडी, जो भी इलनेस आते हैं तो इसी के ऊपर में रहते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो दोष मतलब कि जो दूषित होते हैं। हमारा बॉडी कैसा है,
हमारा बॉडी का है ना, एक आयुर्वेद में वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग्स को हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति जैसी ब्रिलियंट चीज इस दुनिया में बहुत कम आई है। मैं क्यों कह रहा हूं ये इतना ब्रिलियंट है? तो आप इमेजिन करो, हर एक आदमी दूसरे आदमी से यूनिक है, भिन्न है, सब अपने अपने में यूनिक है। वापस उस प्रकार का आदमी नहीं बनता। आप एक छोटा फिंगरप्रिंट की बात कर लो तो फिंगरप्रिंट भी वापस किसी का नहीं बनता, बराबर है। और हर आदमी में 10 फिंगर होते हैं। तो आप इमेजिन करो कितना यूनिकनेस है वो आदमी में। अब मैं आपको बताता हूं कि हर एक आदमी को आप डायग्नोस करोगे कि इसको ये सूट होगा या ये सूट नहीं होगा, ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी डिफरेंट है, हर आदमी यूनिक है। तो आपको कैसे मालूम कि इसको ये चीज सूट होगी या नहीं होगी? इसके लिए ऋषियों ने बहुत सिंपल चीज कही है, प्रकृति। प्रकृति यानी कि आपका डीएनए और आपका नेचुरल सेल्फ। जैसे कि अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं, आपके शरीर में अगर 40% वात है, 30% पित्त है और 30% कफ है, और आप तब सबसे हेल्दी स्टेट में रहते हो, तो यानी कि ये 40-30 की 30, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ये आपकी प्रकृति हो गई वात प्रकृति, क्योंकि वात ज्यादा है, पित्त और कफ नीचे है। तो आप वात प्रकृति के हो गए। अब वात प्रकृति वालों को क्या सूट करता है क्या नहीं करता, इसका पूरा लिस्ट दिया है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये चीज सूट करेगी या नहीं करेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो आइडिया आ जाता है। पित्त प्रकृति होती है, कफ प्रकृति होती है, फिर द्वंद्व प्रकृति होती है, यानी वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, और एक प्रकृति ऐसी भी होती है जो बहुत रेयर होती है। कहते हैं कृष्ण भगवान की भी वो प्रकृति है सम प्रकृति, यानी तीनों दोष एकदम समानता में होते हैं। ये बहुत रेयर होता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इनको बीमारी दूर दूर तक कभी छू नहीं सकती। उनका दोष को हिलना ही इतना मुश्किल हो जाता है, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो बीमार होने के लिए, फिर भी शायद आप असफल हो जाओगे बीमार होने। तो इस प्रकार की 7 प्रकृति होती है। तो आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो इसमें इतना ग्रेट क्या है? तो ये सेम ग्रेटनेस है जो आप केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल में पाते हो। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखने में ऐसा कौन सा महान काम हो गया? वैसे एलिमेंट पता ही थे हमको, पर उसको उस टेबल में इस प्रकार से डालने से इतना ग्रेट काम कैसे हो गया? वो ग्रेट काम इसीलिए हुआ कि जब आप टेबल में एक लाइन देखते हो और आप एक चीज का एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको ज्ञात हो जाता है कि बाकी चीजें भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आपको हर एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर ये एलिमेंट ने ऐसा काम किया तो इस लाइन के सारे एलिमेंट इसी तरीके से बिहेव करेंगे। सिमिलरली प्रकृति ये सेम काम करती है। अगर आप समझ लेते हो कि वात प्रकृति इस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो आप जितने भी पेशेंट वात प्रकृति वाले आए, आप सबको ये समझ सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये हर आदमी इसी तरीके से रिएक्ट दवाई के साथ या डाइट के साथ करेगा। तो इसीलिए आप हर एक यूनिक आदमी को भी आप परफेक्टली समझ के ट्रीट कर सकते हो। बहुत अच्छा कहा, बट मेरे दिमाग में और एक सवाल आया, और एक बहुत गहरा है। जो दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई, हर एक को यूनिक बनाया ऐसा बोलते हैं, तो ये बनाया तो किसने बनाया ऐसा बोलते हैं? थोड़ा स्पिरिचुअली हो सकता है, बट आप कुछ बता सकते हैं? आयुर्वेद में इसको कहा गया है अव्यक्त। अव्यक्त यानी कि इसका वर्णन नहीं कर सकते, प्योर कॉन्शियसनेस पकड़ सकते हैं। तो अव्यक्त से निकलता है महत्त्व। महत्त्व जिसको महान भी कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये अपना अपना खुद का रूप लेने लगता है, जिसको हम कहते हैं अहंकार। तो अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। और सात्विक और राजसिक अहंकार से आपकी सारी इंद्रिय और आपका मन बनता है, जबकि राजसिक और तामसिक से पंच तन्मात्रा बनते हैं, यानी महाभूत के पहले का स्टेज, जिसको हम डार्क मैटर आज बोलते हैं फिजिक्स में। और इस तन्मात्रा से पंच महाभूत की निर्माण होती है, और इस पंच महाभूत से हमारी स्थूल शरीर की निर्माण होती है। जो मन है उससे मनोमय कोश, प्राणमय कोश,
यानी कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, और जो अहंकार है वहां से हमारे कर्म यानी कि हमारे कारण शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा शरीर सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा स्थूल शरीर है। तो ये 3 शरीर जो है ये हमारे इस तरीके से यूनिवर्स में बनते हैं, मगर ये तीनों शरीर हम नहीं है, हम फिर भी अव्यक्त है, आत्मा है, ये सब जड़ है, वो चेतन है। तो आयुर्वेद यही कहता है। यही बात अगर आप देखो तो सांख्य दर्शन भी कहता है, पर वो क्या करता है, वो अव्यक्त को 2 चीज में विभाजित कर देता है। पुरुष यानी कि जो सिर्फ ऑब्जर्वर है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, वो आप हो। और प्रकृति जो सिर्फ जड़ है, मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति जब फूट के पूरी ब्रह्मांड बनाती है। तो प्रकृति और पुरुष 2 अलग अलग कहा है। कश्मीरी शैविज्म में जाओगे तो भी शिव और शक्ति कहा है उसको। अगर आप चाइनीज में जाओगे तो फिर उसको यिन एंड यांग कहा है। आप कहीं भी जाओगे तो उसको 2 प्रकार के, तो वो द्वैतवाद हो गया। उसको अगर आप एक पकड़ के चलोगे तो वो अद्वैतवाद हो गया। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस सामान्य आदमी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको अभिद्वैत समझो, अद्वैत समझो, क्योंकि ये सारी बात जो है ये पंडिताई वाली बात है। और आध्यात्म जो है ये डिस्कशन से नहीं, ये एक्सपीरियंस वाली चीज है। तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो ये सारे डाउट्स, प्रश्न दूर हो जाते हैं। तो यूनिवर्स बनाने वाले जो है वो ही आप हो। तत्त्वम असि, वही मैं आप हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो आपके ही कॉन्शियस से पूरा बना है। आपको क्या लगता है आप सुदर्शन हो और आप मुझसे जुदा हो? सब एक है, वासुदेव एक कुटुंबिकम, सब कुछ कनेक्टेड है। आप और मैं एक सूरज है जो 2 अलग अलग जगह पर उसके रिफ्लेक्शंस है। तो आप यहां भी सूरज देखोगे, ये पॉट के अंदर, ये पॉट के अंदर भी सूरज देखोगे, तो क्या सूरज 2 हो गए? सूरज तो एक ही है। उसी तरीके से हमको बनाने वाला एक ही है और आप वही हो। आप सिर्फ एक घड़े में अपने रिफ्लेक्शन देख रहे हो, असल सूरज तो आप ही हो। तो मैंने ये सुना है और थोड़ा जानने की भी कोशिश की थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल सुना था, जैसे नमक है अपना, नमक को अगर पानी में अगर करोगे तो वो पूरा नमक रहेगा ही नहीं ना, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। तो सेम आपने वैसे ही कहा। तो फिर भगवान है कि नहीं है? फिर सिर्फ भगवान ही है, और क्या है? मतलब सब भगवान ही हो गए ना फिर तो। सब कुछ कृष्ण भगवान है। भगवान, राम भगवान, तो उनका जो भी है, अभी जैसे आपने क्वांटम फिजिक्स की बात की, हाँ, वो सब लास्ट में अगर कुछ बचता है तो एनर्जी ही बचता है ना। जो कुछ भी बचेगा लास्ट में क्या बचेगा? एक मैं आपको एक सिंपल चीज हाँ। बताता हूं। एक प्रोजेक्टर है, हम्म, प्रोजेक्टर में से एक फिल्म है, एक स्क्रीन है। तो आप फिल्म करोगे तो इतना बड़ा सा स्क्रीन हो जाएगा। लास्ट में तो वो फिल्म ही है ना। राइट, हाँ, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी एक दूसरे से डिफरेंट लगे, हाँ, है तो वो फिल्म। बहुत सारे छोटे छोटे घड़े रखे हैं और सूरज हर एक में दिख रहा है। तो सूरज एक ही है, भले 300,000 में दिखे। लगता है इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना है एक ही। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। उनके सिवा और है ही क्या? कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद तो मानता ही नहीं है उनके सिवा कुछ है। ये सारी उनकी वो ही है, अलग अलग रूप रंग, अलग अलग, इनको लीला कहते हैं हम। तो ये तो सिर्फ एक लीला है। आखिर में आदि शंकराचार्य जी, भगवान जी कहते थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। नहीं, आखिर में तो सब ब्रह्म ही है, वही सत्य है। बाकी सब तो हम आपको लगता है कि उनसे भिन्न है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। तो सब हम लोग एक ही है, तो फिर इतने सारे डिफरेंसेस क्यों देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि हम सब मछली है और हम पानी ढूंढ रहे हैं। अगर आप एक समुंदर के अंदर मछली जो पानी के बाहर कभी गया ही नहीं है, आप उसको बोलो मछली को कि बेटा पानी ढूंढ, वो कभी ढूंढ पाएगा? वो बोलेगा पानी है, किधर है पानी? मुझे पानी दिख ही नहीं रहा है। कोई अंदर झांकने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपने आप मान लो बचपन से अंधे हो, आपको सिर्फ काला ही दिखता है, तो आपको अगर मैं बोलूंगा काला किधर है तो आपको दिखेगा। जब आपको उससे परे कुछ दिखे तब आपको इसका ज्ञान होगा। अगर मछली पानी के बाहर निकले तब उसको समझ में आएगा इसको पानी बोलते थे। जब उसको सिर्फ पानी दिखेगा तो उसको पानी का मतलब समझ में ही नहीं आएगा। तो जब ईश्वर भगवान जो आप नाम दो उसको, वो अगर सब जगह है तो आप उसको कहां ढूंढोगे? आप अगर भगवान से दूर जाओगे तब भगवान दिखेंगे, और भगवान से दूर जा ही नहीं सकते क्योंकि वो सब जगह है। तो मछली कभी पानी नहीं ढूंढ सकती।
मछली को समझना है कि वो पानी में ही है, और जहां भी वो जाए, जितनी भी दूर जाए, जहां वो देख सके, जहां तक उसकी नजर पड़े, वो पानी है। जब उसका नॉलेज होता है कि हम लोग कौन है, मतलब अभी जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, शायद उसको गुह्यतम ज्ञान भी बोलते हैं। मैंने ऐसा वर्ड सुना था कि गुह्यतम ज्ञान, और जो आत्म साक्षात्कार भी इसी को कह सकते हैं। इसी को सब कुछ कहते हैं, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर अपने आप को समझ लिया तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मैं ही सब कुछ हूं। आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं लोक पुरुष तुल्यत्वम। यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा लोक है और जो पुरुष है, ये सेम है। पूरा ब्रह्मांड ही मेरे अंदर है, और हर एक एलिमेंट जो आपको ब्रह्मांड में ढूंढोगे वो मेरे अंदर है। कृष्ण भगवान की जब बात करें तो कृष्ण भगवान के मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो कृष्ण भगवान मतलब क्या? अब आज्ञा चक्र पे जो काला कृष्ण है, डॉट है, वही कृष्ण है, और उसी के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। एक ब्लैक होल में पूरा ब्रह्मांड आ सकता है, तो उसको ब्रह्म अंड हिरण्य गर्भ कहते हैं उसका। तो वहीं से तो फूट के पूरा निकला है। आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस में एक डिफरेंस है। मॉडर्न साइंस कहता है कि बिग बैंग में दो चीजें एक दूसरे को हिट हुई और फिर यूनिवर्स बना। आयुर्वेद कहता है दो चीज नहीं हिट हुई, एक सुपर डेंस पार्टिकल था जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो फूटा। दो चीज नहीं हिट हुई, एक सुपर डेंस पार्टिकल फूटा और वहां से एक्सपांशन, अब तक एक्सपांड ही हो रहा है यूनिवर्स, एक्सपांशन होके ब्रह्मांड बना। तो इस तरीके से यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप आपने तो कहा कि आत्मा जैसा एक लास्ट स्टेज है, तो आप अभी किसी को मानते हैं जैसे गुरु है या कोई ऐसा पंडित? इसको गुरु जो होता है ना, वो एक तत्व होता है, वो हम सब में होता है। गुरु का काम ही है आत्मा गुरु से मिलाना। जो बाहर के गुरु होते हैं उनका काम है आत्मा गुरु से मिलाना, सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाना। तो गुरु तो कोई भी रूप में आएगा। मैं गुरु को मानता हूं, ऑफ कोर्स मेरे गुरुजी भी थे, शरीर में भी थे, पर उनका काम था कि असल आत्मा जो गुरु है उससे मिलाना, गुरु तत्व। वो जब जाग जाता है तो अध्यात्म के लिए आपको डायरेक्शन बहुत आसानी से मिल जाता है। आध्यात्म के लिए डायरेक्शन तो आपको हर पल हर चीज देता है, पर हम वो चीज शायद समझ नहीं पाते, या तो समझ भी जाते हैं तो जन्म जन्म के हमारे ऐसे कर्म है कि हमको वहां बढ़ने नहीं देते जब तक वो साफ ना हो जाए। अगर भगवान के पास बहुत जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो वो भी लात मारेंगे कि पहले तुम्हारे कर्म तो खत्म करो फिर आओ। तो कर्म खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो उलझे हुए हैं, एंटेंगल्ड है, वो सारे बंधन को खोलना भी तो पड़ेगा, इसीलिए तो हम जन्मे हैं इधर। तो जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, एनलाइटनमेंट, उनको रिटर्न आने की जरूरत नहीं है ऐसा बोलते हैं। जैसे पुनर्जन्म को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? ये पुनर्जन्म तो सीधी सी बात है ही, यानी इसके तो एग्जाम्पल्स आपको अनगिनत मिलेंगे। तो कुछ रिलीजन नहीं मानता है आज भी उसको, जैसे क्रिश्चियन में है कि वो लोग नहीं मानते हैं। देखो, अब दूसरे रिलीजन के ऊपर मेरे हिसाब से मुझे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। करने के लिए तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ, एक एक डिटेल के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, उनका अपना है। मैं उस प्रकार की सोच से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट नहीं समझता। मैं इस सोच से मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, कोई गलत है। क्योंकि हमारे शास्त्र में जो है, हमको सीकर बनने के लिए बहुत प्रेरणा देता है हमारा शास्त्र। यानी कि आप खुद ढूंढो, आपको रेडीमेड आंसर मिले उसको मत मानो, आप प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो। इसीलिए हमारे में चार्वाक दर्शन को भी माना गया है। चार्वाक यानी नास्तिक, जो नहीं मानता, जो कहता है ऐसा भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, प्रश्न पूछता है, उनको हम सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं कि तुम पूछो, तुम और प्रश्न पूछो। क्योंकि मनुष्य जिज्ञासु होता है।
जन्म से ही जिज्ञासु होता है। छोटे बच्चे को देखोगे हर चीज में वो प्रश्न प्रश्न प्रश्न, सिर आपका खा जाएगा पर प्रश्न नहीं छोड़ेगा, जिज्ञासु होता है जीव। अगर आप उसको बोल दो बेटा यही है, आप मानना पड़ेगा, और आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न किया तो तुम गलत हो। यही अल्टीमेट है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो आप उस आदमी को सीकर में से, जो सीख कर रहा है, जो ढूंढ रहा है, उसमें से आप उसको बिलीवर बना दोगे कि नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं किसी चीज को बिलीव करूंगा यानी कि मैं जानूंगा नहीं। अगर मैं जानता तो मैं नोअर होता, पर मैं नहीं जानता और मुझे मानना पड़ रहा है तो मैं बिलीवर हुआ। तो हमारे शास्त्र में बिलीफ को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्ञान को ध्यान देते हैं। यानी कि आप प्रश्न पूछो, आप उसके अंदर और डीप जाओ, आप मानो मत। सांख्य दर्शन है पर फिर उसका ही विरोधी में अपना उपनिषद आ गए। बहुत सारी जगह पर उपनिषद और सांख्य दर्शन भी नहीं, तो आपको यह मानना जरूरी नहीं है। आप सोचो, आप प्रश्न करो। हमारे शास्त्र में एक चीज सबसे बेस्ट है, आंख खोल के कम पढ़ाई करनी है, आंख बंद करके ज्यादा सोचने में, ध्यान में। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बार बार सोचोगे वो आपको उसी में आंसर देगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि जो अव्यक्त है उसमें से सबसे पहले ज्ञान निकलता है, महत तत्व। तो आप वहां एक्सेस करोगे। ये सारे साइंटिस्ट को ये यूरेका मोमेंट होता है। एक प्रॉब्लम के पीछे ये लगे पड़े होते हैं, इनको समझ में नहीं आता। जब इनका माइंड रिलैक्स होता है, बैठे होते हैं, सो गए होते हैं, अचानक रात उठेंगे और उनको वो ज्ञात हो जाएगा। ये एक बार नहीं, अनेक बार देखा है। ये सिर्फ भारतीय और हिंदुओं में नहीं है, सब जगह देखा है। ये तो एक यूनिवर्स का एक रियलिटी है। तो यानी आप हर सब्जेक्ट में डीप में सोचोगे तब तो जाके आपको ज्ञान होगा। आप किसी चीज को मान लोगे और दूसरा सुनने को ही तैयार नहीं हो, भले वो गलत हो, पर अगर आप सुनने को ही तैयार नहीं हो तो फिर ये ज्ञान नहीं लगता मुझे। ये एक तरीके से जिज्ञासु मन को जबरदस्ती शांत करने का तरीका है और लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन ही ना करे तो आप कंट्रोल करना कितना आसान है, पर अगर क्वेश्चन करने लगे तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो लोगों को। तो हमारा जो शास्त्र है, जो धर्म में मैं मानता हूं, वहां कंट्रोल की बात नहीं, ज्ञान की बात है। तो ज्यादा और नहीं कहना चाहता, पर आई थिंक मैंने आंसर दे दिया। तो पुनर्जन्म है, निश्चित ही है। पुनर्जन्म तो है ही, क्योंकि आपका ये जन्म में जब आप मरते हो तो आपका स्थूल शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर का एक छोटा सा अंग चला जाता है, पर कारण शरीर तो है ही। और कारण शरीर में आपके कर्म है, आपके कर्म खत्म नहीं हुए तो वापस तो आना है। वो कारण शरीर से फिर एक सूक्ष्म शरीर कंप्लीट होगा, स्थूल शरीर बनेगा, और कहीं ना कहीं से आप आओगे। ऐसे कर्म अगर क्लियर हो गए समझो, तो वापस आने की जरूरत नहीं है। जैसे जो एनलाइटनमेंट पुरुष हैं उनको वापस आने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। जब कारण शरीर ही नहीं है, हाँ। जब कोई शरीर ही नहीं है तो आप आओगे ही क्यों? फिर आप ही तो परमात्मा बन गए। मतलब यानी जो भी इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है मेरी, कुछ भी इच्छा नहीं है, तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध कर्म ने इच्छा देता है। अगर कर्म नहीं है तो इच्छा ही नहीं है। तो अभी ये जो कर्म शुद्धिकरण के लिए है, पतंजलि ने बहुत अच्छे एम नियम बताए हैं। लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, बट इसमें डिटेल में बात नहीं किया था। तो थोड़ा सा पतंजलि ने जो एम नियम कहा। देखिए, योग सीखने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए पात्रता होना बहुत जरूरी है। पात्र मतलब क्या? पात्र मतलब एक हॉलो घड़ा, बराबर। पात्रता होने के लिए यम नियम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यम नियम करते हो तो आपके मन के ऊपर आप एक तरीके से कंट्रोल पाते हो। यम यानी गलत चीजें नहीं करना, नियम यानी सही चीजें करना। तो पहले आप गलत चीज मत करो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, चलो आप गलत चीज नहीं करते हो तो उससे आप कोई बहुत महान नहीं बन जाते, अब सही चीजें भी तो करो, तो वो हो गया नियम। एक बार आप यम नियम करते हो, पात्रता लाते हो, आपके शरीर में सात्विकता बढ़ने लगती है, तामसिकता, राजसिकता ये अपने आप घटने लगती है। नियम से सात्विकता बढ़ने लगती है। जैसे आप में सात्विकता बढ़ने लगेगी तो आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। एनर्जी आपके बॉडी के थ्रू बहुत आसानी से फ्लो होगा। इंटेलिजेंस भी एक प्रकार की एनर्जी है, ज्ञान भी एक प्रकार की एनर्जी है।
तो वो भी आपके शरीर में फ्लो होगी। ज्ञान कभी आपका नहीं था, आप तो कुछ नहीं हो, आप एक फ्लूट हो, बजा तो कोई और रहा है। तो जैसे आप जितना सात्विक हो जाओगे, जितना खाली हो जाओगे, पात्र हो जाओगे, एम्प्टी, ज्ञान से भरे हुए छलके हुए आदमी को नहीं होता ये। जो एम्प्टी हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, फिर क्या होता है, उसमें से एनर्जी के फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्शन के बिना होता है। काफी लोगों को ऑब्स्ट्रक्शंस अलग अलग जगह पर एनर्जी की होती है। मंदिर में जाओगे या कोई हाई एनर्जी एरिया में जाओगे तो रोना चालू हो जाता है, हमको पता ही नहीं क्यों रो रहा है। कोई हंसना चालू कर देता है, उसको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है हंसना। अच्छा पूछोगे तो बोलेगा मुझे भी नहीं पता मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही है, नर्व्स आपकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो पागल आदमी जैसे, क्योंकि आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी नर्व्स में वो ताकत नहीं है कि इतनी हाई एनर्जी आपके थ्रू जा सके। ये ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं आपके। तो जब आपके ब्लॉकेजेस यम नियम से काफी हद तक खुल जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं पतंजलि के हिसाब से, वो है आसन प्राणायाम पे। आसन से क्या हो जाता है कि आपके शरीर का जो रजस है, रजस यानी कि जो मूवमेंट बॉडी का है, वो आप उसको काटते हो। रजस ये इस जन्म का नहीं होता, जन्म जन्मांतर का होता है। तो आसन में जब आप बैठते हो तो अलग अलग मूवमेंट्स को आप रोकते हो, आप रजस काटते हो। रजस अगर आपका जब कट जाता है तो उसकी जगह 99% तो तमस ले लेता है। तो आसन वगैरह करके ऐसा यौन करके ऐसा लगता है कि अब हो गया, थक गए, लेटना है, पर वो कभी नहीं करना। आसन के बाद आना चाहिए प्राणायाम तुरंत। प्राणायाम क्या करता है, तमस को काटता है, तामसिकता को काटता है, क्योंकि बॉडी में वो यौनिंग, आलस ये सब नहीं आने देता, बहुत ऑक्सीजन, ऊर्जा वगैरह लाता है। तो जब आपके बॉडी में तमस और रजस दोनों कट गए तो बॉडी में सात्विकता और भी बढ़ जाती है और पुराने पुराने जन्म जन्मांतर के रजस तमस कटने लगते हैं। यहां तक समझाना मेरे हिसाब से ठीक है। इसके आगे की बात भी कर सकते हैं, पर फिर वो थोड़ी आध्यात्मिक डीप में हो जाएगी। तो एक छोटी तरीके से मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। जैसे आपका शरीर के ऊपर आसन प्राणायाम से कंट्रोल आ जाता है प्राणवायु से, फिर क्या होता है कि आपको फिर बाहर की चीजों में रस कम होता है। तो आपकी जो सारी इंद्रियां है वो अभ्यंतर हो जाती है, अंदर की तरफ देखने लगती है। तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार यानी एक टॉर्टोइज होता है, टर्टल होता है, कछुआ बोलते हैं ना उसको। हाँ, वो जैसे अपने 2 हाथ 2 पांव और सिर को अंदर ले लेता है, वैसे ही आप सब कुछ अपने अंदर की तरफ आपकी ध्यान बढ़ जाती है। ज्ञान चक्षु कहते हैं, बुद्ध उसको ज्ञान चक्षु कहते थे। तो अंदर की तरफ आप देखने लगते हो, तब मालूम पड़ता है अरे बाप रे, ये भी एक पूरा यूनिवर्स है। अंदर जब देखने लगोगे तब समझ में आएगा अरे बाप रे ये क्या है। तो जब आप अंदर देखने लगते हो प्रत्याहार से, फिर क्या होता है कि ज्ञात तो हो जाता है कि अंदर है, पर अब करना क्या उसमें। तो एक के बाद एक चक्र में जहां जहां बंधन है उस बंधन को हम खोलना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं धारण। धारण यानी एक के बाद एक चक्र के ऊपर ध्यान करके चक्र भेदन करना। जब आप धारण कर लेते हो तब आप धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते आज्ञा पे आते हो। आज्ञा पे जब आ जाओगे तब उसको कहते हैं ध्यान, क्योंकि पांचों जो हमारे पंचमहाभूत है यहाँ खत्म हो जाते हैं। पृथ्वी यानी हमारा मूलाधार चक्र, जल यानी हमारा स्वादिष्ठान, उस प्रकार से मणिपुर, अनहत, तो तेज, वायु, और आकाश जो है वो विशुद्ध चक्र, गले का चक्र। उसके जब ऊपर हो जाओगे, पंच महाभूत के ऊपर हो जाओगे, तो आज्ञा पे आ जाओगे तो ध्यान हो जाएगा। तो ध्यान में एक तरीके से सारा ज्ञान आपको वहीं मिल जाता है। और जब ज्ञान के भी चक्र को भेदन करोगे तो जाके समाधि में चले जाते हैं। तो वैसे तो आप आज्ञा चक्र पे भी वापस नहीं आओगे, पर ऊपर भी तो लोग हैं और भी ऊपर जा सकते हैं। समाधि में जाओगे, समाधि के ऊपर भी है चक्र में तो, पर अब वो बहुत गोपनीय बात है, वो मैं नहीं कहूँगा। ऐसे ये सब भी मुझे नहीं कहना चाहिए। समाधि तक ठीक है। समाधि तक ठीक है। तो मैंने एकदम ऊपर ऊपर से तो बात की है। फिर उसमें भी सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ध्यान के भी अलग अलग प्रकार, फिर चक्र भेदन के न्यूआंसेस। पर ये सब जो ऑडियंस देख रहा है इतना जानना जरूरी नहीं है। तो स्टार्टिंग जो होगा, क्या नहीं करना है और क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करो,
बस फिर आगे चल के जो है वो अपने आप रास्ता मिल अगर आप यम नियम खाली कर लेते हो वही तो ऑटोमेटिक गुरु जो है आपके वो आपके सामने प्रकट हो ही जाएंगे। गुरु को कोई ढूंढ नहीं सकता, गुरु ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं मिल सकते, गुरु आ जाते हैं। तो आज जो आर्ट ऑफ लिविंग जैसे श्री श्री रविशंकर है या फिर बाबा रामदेव है और भी है बहुत सारे, अभी नाम तो अनगिनत है, तो ये गुरु जो है इनको भी गुरु कह सकते हैं? कह सकते हैं, पर किसके गुरु है मैं वो हम नहीं जानते। सबके गुरु एक तो नहीं होते, हर एक के गुरु अपने अपने होते हैं, शरीर में हो शरीर में ना हो क्या फर्क पड़ता है। गुरु की व्याख्या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, या कैसे पहचाने कि हमारे गुरु हैं? बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हो जाती है हो जाती है उसमें। और गुरु यानी कि अल्टीमेट, उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या, हमारे शास्त्र है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, पर मतलब सुपीरियर, सबसे जो सुपीरियर ब्रह्म है वही गुरु है। उनके शरीर की बात नहीं कर रहे, वो गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः, इस ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। तो गुरु तत्व जो है आपने कहा गुरु तत्व, और अभी जैसे शरीर रूप में आए हैं, जैसे अभी मैंने एक दो नाम लिए, गुरुदेव का लिया, रामदेव बाबा, तो ये गुरु तत्व जो है तो ये हर एक में हो सकता है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति भी गुरु होता है ना? नहीं, गुरु तत्व तो हर एक में होता ही है। हाँ। वो तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे आत्मा हर में होती है, हर एक में होती है, वैसे गुरु तत्व तो हर एक में होता है। गुरु और सदगुरु फिर बाद में सदगुरु मतलब जो सच्चे में गुरु है तो गुरु सच में नहीं रहता है क्या? नहीं, सदगुरु वही बात है, उसको एक तरीके से बताया गया है, कुछ चेंज नहीं है। डिफरेंस आया है कि नहीं तो क्या होता है ना, ये सदगुरु वर्ड क्यों होता है ऐसा? नहीं, सदगुरु क्यों डालना पड़ा, क्योंकि लोगों को है ना आजकल गुरु का अर्थ नहीं समझ में आता। देखो, मैं देखता हूँ गुरु पूर्णिमा में लोग फोन करते हैं अपने नर्सरी टीचर को, और कहते हैं आपने मुझे नर्सरी में ABCD सिखाया था, तो गुरु पूर्णिमा की आपको अच्छी बात है कि उनको ग्रेटिट्यूड है किसी के लिए, पर वो गुरु नहीं थे, टीचर्स और गुरु आचार्य है। आचार्य और गुरु में अंतर लोग नहीं समझते। वो जिसने उनको कुछ भी सिखाया उनको गुरु बना बैठते। तो जब आप 300 लोगों को गुरु बनाओगे तो फिर एक दूसरा वर्ड निकालना पड़ेगा जो असल गुरु है उसके लिए, तो फिर आप सदगुरु बना दोगे। पर जब आप समझोगे कि जो आदि शंकराचार्य जी जो भगवान आए थे, जिन्होंने आज जितने भी वेदांत पढ़ते हो सारी टीकाएं तो इन्होंने लिखी थी। 4-5 साल की उम्र में तो ये सारे वेदांत की टीका लिखने लगे थे। तो जो साक्षात शंकर भगवान के जो रूप थे वो अपने आप को आचार्य बुलाते थे, तो शायद आपके वो जूनियर KG वाले टीचर शायद गुरु नहीं होंगे। तो नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दोस टीचर्स और आचार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये जो गुरु बनने की जो तो गुरु पूर्णिमा पे जो होता है, तो एक गुरु, एक शिक्षक आचार्य अलग है और सदगुरु अलग है। तो आचार्य है, पर आचार्य को अब जब गुरु बनाओगे तो फिर असल गुरु के लिए अलग शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए सदगुरु तो फिर सदगुरु। डॉक्टर साहब, ये जो आयुर्वेद में भस्मा यूज होते हैं, कैसे उसका बेनिफिट होता है? भस्मास यूज होते हैं, हम हर्बल मेडिसिन यूज करते हैं, हम मंत्र चिकित्सा यूज करते हैं, हम कलर थेरेपीज भी यूज करते हैं जिसको यंत्र कहते हैं, शेप्स एंड कलर्स वगैरह। तो ये सारी भी चिकित्सा है। ये है ना क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से हमको समझ में आता है कि ये काम कैसे करती है। पहले हम ये समझ नहीं पाते थे साइंस में, इसीलिए नहीं क्योंकि ये काम नहीं करती थी, पर इसीलिए क्योंकि साइंस में ये समझ ही नहीं थी। क्वांटम फिजिक्स के आने से हमको ये ज्ञात हो सकता है कि ये काम कर कैसे रहे। तो अगर मैं एकदम सिंपल समझाऊं, मुझे पता है थोड़ा टेक्निकल होगा, तो मेरा ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि भाग मत जाना सुन के, 2 मिनट सुन लेना, इतना मुश्किल नहीं है। तो मान लो कि एक ग्रैंडफादर क्लॉक है, पुरानी जमाने की क्लॉक नहीं होती थी, उसमें एक ऐसा पेंडुलम ऐसे लटकते रहता था। तो ऐसे अगर मैं 5 बाजू बाजू में लगा दूं और सब अपने अपने तरीके से लटक रहे हैं, आप थोड़े टाइम में क्या पाओगे कि धीरे धीरे से थोड़े टाइम बाद सब एक साथ करेंगे। वो एक दूसरे के साथ क्यों सिंक हो गए, मर्ज हो गया, पूरा अब एक साथ घूम रहा है।
तो इस प्रोसेस को फिजिक्स में कहते हैं एंट्रेनमेंट। यानी कि अगर आप किसी चीज के कांटेक्ट में रहते हो तो वो आपके जैसा बनने की ट्राई करता है और आप उसके जैसा बनने की ट्राई करते हो। जैसे कि मान लो मैंने गरम कप ऑफ कॉफी इधर रखी है, तो कॉफी जो है वो टेम्परेचर में ज्यादा है और जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर में कम है, तो उसकी गर्माहट जो है वो रूम में जाएगी और रूम की जो ठंडक है वो कॉफी में आएगी, तो कॉफी ठंडा हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज को एक दूसरे के पास रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा एक दूसरे को मर्ज होने में, बराबर है। तो इसको एंट्रेनमेंट कहते हैं। अगर मान लो कि एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, अगर मेरा शरीर में 100 फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, पर कोई कारण सर मेरा बॉडी का फ्रीक्वेंसी हो गया 104, तो मैं अगर अपने आप को 96 फ्रीक्वेंसी की दवाई दूंगा तो वो 104 को वापस 100 पे लेकर आ जाएगा। ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है मगर समझने के लिए। तो इसी तरीके से हम जो है, अगर आपके बॉडी में एक तरीके से उष्णता बढ़ गई यानी गर्मी बढ़ गई शरीर में, तो मैं यानी 100 से आप 105 हो गए समझ लो, तो मैं आपको ठंडा यानी कि 95 दूंगा, तो आपके बॉडी में से वो उष्णता खत्म हो जाएगी, बराबर है। तो भस्म जो है ये इतना स्पेशल क्यों है आयुर्वेद में और इतना असरदार क्यों है? क्योंकि भस्म जब आप कोई मान लो किसी भी चीज का भस्म बनाते हो तो इतना बारीक इतना छोटा हो जाता है, नैनो पार्टिकल बन जाता है। नैनो पार्टिकल यानी कि एकदम ही छोटा, आप सोच सको उतना छोटा। इतने छोटे छोटे जब पार्टिकल बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया यानी कि वो जितना कनेक्शन रह सकता है बॉडी में टच हो सकता है, जितने छोटे पार्टिकल उतना ज्यादा वो कनेक्ट होगा, बॉडी को टच होगा, जितना ज्यादा टच होगा उतना ज्यादा वो करेक्टिव फ्रीक्वेंसी इंपार्ट कर देगा। और करेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी में लाके वो अगर एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो वैसे का वैसा ही अगर निकल गया तो भी आपको ठीक करके निकल जाएगा। तो क्योंकि वो नैनो पार्टिकल है इसीलिए वो आपके हर एक सेल्यूलर लेवल पे आपको असर दिखा के निकल जाता है। तो ये भस्म। अच्छा, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी देना है तो आप हर्बल दवाई से दे सकते हो, भस्म मैंने कहा दे सकते हो, पर मैं तो मंत्र से भी दे सकता हूं। क्या मैं जो बोल रहा हूं उसकी भी तो कोई फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी भी गति है। तो अगर मैं आपको करेक्ट तरीके से मंत्र दूं, अगर निदान सही है तो चिकित्सा सही होगा, निदान गलत है तो आप कितना भी चिकित्सा करो वो गलत होगा। तो अगर मैं समझ के आपको करेक्ट मंत्र आपके प्रॉब्लम के लिए दूंगा तो वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी है, उसी से भी तो आप ठीक हो सकते हो। अच्छा, अगर लाइट आपको एक प्रकार की मैंने दी, अलग शेप अलग कलर की, तो कलर थेरेपी, लाइट थेरेपी, उससे भी तो फ्रीक्वेंसी ही मिल रही है, तो आप उससे भी ठीक हो सकते हो। तो ये सारी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने की, अगर आप मूलभूत समझ लो कि क्या आपको करेक्ट करना है। तो ये कौन से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता है, और इसके क्या टाइप्स भी होते हैं क्या भस्मा के? भस्म जो है, भस्मीकरण कोई भी चीज का एक प्रकार का प्रोसेस है जहां हम अगर कोई चीज टॉक्सिक होती है तो हम उसका शोधन करते हैं। शोधन यानी शुद्धता, उसमें से जो टॉक्सिक पार्ट है वो निकाल देते हैं। फिर हम उसका मारण करते हैं। मारण मतलब मार डालना, मार डालना मतलब इतना बारीक कर देना कि उसके गुण जो है इतने बारीक हो जाए कि वो बॉडी को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंपार्ट करे, और फिर वो भस्म बनते हैं। सोने का भी भस्म बनता है, चांदी का बनता है, हीरे का बनता है, शंख का बनता है, मेटल्स के बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर ध्यान देना पड़ता है कि इसको बनाने की प्रक्रिया करेक्ट होनी चाहिए। अगर उसका शोधन नहीं हुआ, टॉक्सिसिटी नहीं निकली, तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर कोई दवाई गलत बनी है तो वो तो दिक्कत करनी ही है, भले वो आयुर्वेदिक हो या वो अंग्रेजी हो, कोई भी प्रकार की दवाई हो। तो भस्म जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है अगर अच्छी जगह से लिया हो तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये अच्छा है या नहीं? और ये भस्म के बाद में मतलब ये किस तरह से दे सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए मैं बीमार हूँ, तो कौन से बीमारी के लिए ये होता है, या फिर जनरल फिटनेस के लिए होता है? देखो, भस्म एक प्रकार की दवाई है, बहुत सारे केस में भस्म यूज कर सकते हैं। अब वो डायबिटीज हो गया,
ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, मानसिक प्रकार का कोई रोग आया, ऑलमोस्ट सारे रोगों में भस्म सिर्फ एक प्रकार की दवाई है। तो उसमें आप बहुत सारे अलग अलग भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, लोह भस्म, स्वर्ण युक्त स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अलग अलग प्रकार के शंख भस्म आप यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारी बीमारियों में यूज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी में ही हम यूज कर सकते हैं इसको। और ये मोस्टली आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वही कंसल्ट करके। देखो, दवाई अगर आप लेते हो हाँ। तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है, जो ज्ञानी है, उन्हीं से लेना चाहिए। क्योंकि कैसा है, आपके पास एक शरीर है, दूसरा उधार पे नहीं मिलता, राइट। आजकल तो नहीं मिलता। ये गया तो सब गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके लिए पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर मान लो आपने कहा परिवार है, या तो पैसा है, या तो जो भी है, परिवार भी तो शरीर का ही है। आप तो आत्मा हो, आत्मा के तो कोई परिवार होता नहीं है। तो शरीर है तो परिवार है, शरीर है तो पैसा है, शरीर है तो ड्यूटीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो शरीर है। आध्यात्म भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो शरीर के बिना तो आध्यात्म होगा नहीं। ध्यान में कहाँ बैठोगे, शरीर ही नहीं है तो पहले के भी ऋषि ये समझते थे, इसीलिए ऋषि जैसे च्यवन ऋषि, उनको वापस जवान होना था और उनको 100-200 साल जीना था। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न करके, बहुत ध्यान करके च्यवनप्राश निकाला। च्यवनप्राश नाम ही च्यवन ऋषि से बना है। तो शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही टूल है आध्यात्मिक विकास के लिए भी। तो अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शरीर है और आप अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आप अगर चला लेते हो, तो फिर तो ऊपर वाला ही आपका ध्यान रखे। मेरे हिसाब से इस प्रकार की चीजों में बहुत सतर्कता रहनी चाहिए। दवाई लो तो एक ज्ञानी वैद्य से लो, ज्ञानी आदमी से लो, तो चांसेस ये है कि आप अपना कर्म कर रहे हो, आखिर में फल तो वही देंगे। ज्ञानी आदमी से लेने के बावजूद भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फल तो हमारे हाथ में कभी नहीं था, पर कर्म तो हमारे हाथ में है, और शरीर का ध्यान रखना ये भी तो हमारा धर्म है। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि कोई भी बीमार हम लोग जब होते हैं, जो कोई एक बड़ा बीमारी आता है, तो उसके पहले बॉडी जो है वो सिम्टम्स कुछ देता है, सिग्नल्स देता है। तो कैसे समझे बॉडी सिग्नल्स को? देखिए, बॉडी में जब बीमारी आती है तो वो 6 स्टेप से आती है। पहला होता है अक्यूमुलेशन, यानी कि मान लो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ता है गले का, बराबर है, या वायरल इन्फेक्शन, कोई भी एक इन्फेक्शन पकड़ता है। तो पहले क्या होगा कि आपके शरीर में जो है वो वायरस अक्यूमुलेट होगा, कहीं ना कहीं से आएगा। अक्यूमुलेट हो गया तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा, एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के बाद वो बॉडी में स्प्रेड होगा। स्प्रेड होने के बाद वो उस जगह पर अटैक करेगा जहां जो एरिया सबसे कमजोर है, जैसे कि इस केस में गला। तो बहुत लोग जो है वो बीमार पड़ने के पहले उनका पहले सबसे गला खराब हो जाएगा, यहां से उनको ज्ञात हो जाता है कि अब मैं बीमार पड़ने वाला हूं या पड़ने वाली हूं। तो वो हो गया स्थान संशय, यानी कि वो वीक स्पॉट पे जाके बैठ जाएगा। ये 4 स्टेज हो गए। 5वें स्टेज में आता है व्यक्ति। व्यक्ति यानी कि वो अपनी अपनी सिम्टम दिखाएगा, यानी कि गले में खराश होना, या दर्द होना, या जलन होना, या खुजली होना, बराबर है। तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम दिखेंगे। इस स्टेज में, यानी 6 में से 5वें स्टेज पर आदमी को मालूम पड़ता है कुछ गड़बड़ है। इसके पहले 4 स्टेज हो चुके हैं, पर तब तक मालूम ही नहीं पड़ा। और फिर 5th स्टेज क्रॉस होने के बाद 6ठे स्टेज में वो पूरा डिजीज बन जाता है कि आपको मान लो टॉन्सिलाइटिस हो गया, या यूव्यूलाइटिस हो गया, या इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो 5वें स्टेज में आप जाते हो डॉक्टर के पास कि मुझे जलन हो रहा है, या तो मुझे दर्द हो रहा है गले में। तो अब आप बताइए क्या कर रहे हैं। पर उसके पहले तो काफी टाइम लगा उस बीमारी को वो स्टेज में पहुंचते हुए। सबसे बेस्ट तरीका इसको पकड़ने का नाड़ी परीक्षण। अगर आप नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं, यानी कि अपनी नाड़ी हाथ में से जो पल्स कहते हैं, पल्स डायग्नोसिस, उसको देखकर आप पकड़ सकते हो, तो आप बीमारी को फर्स्ट स्टेज में ही देख सकते हो कि भाई यहां पर तकलीफ चालू हो गई है,
इसको यहीं से काट दे। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा देने से बेहतर है, असल हेल्थ इंश्योरेंस आपका ये है कि आप बीमार होने के पहले ही अपने आप को पकड़ लो, बीमार होने के बाद बचाओ बचाओ और हॉस्पिटल के बिल भरो। ये शायद बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मत लो हेल्थ इंश्योरेंस, पर मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं कुछ टाइम पहले एक मीटिंग में गया था, तो एक बहुत फेमस एक रियल एस्टेट वाला है, बराबर है, तो मिस्टर छाबरिया जी करके तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहा डॉक्टर मनन मेरा नाड़ी देख लो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा बस मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप नाड़ी परीक्षण करते हो, आप मेरा नाड़ी देख लो। अच्छा, हम ब्रेकफास्ट के लिए थे उधर, साइड पे लेके गए मुझे, मैंने नाड़ी देखा। नाड़ी देख के मैं तुरंत बोला कि बहुत सारा गैस लग रहा है पेट में। तो वो हंसने लगे, कहा मुझे तो कभी गैस होती ही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो दिख रही है, आपको भले नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। वो माने नहीं, बोला मैंने तो सुना था कि तुम पकड़ लेते हो, तुमने तो कुछ गलत ही कह दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, और कुछ बात करने का था नहीं, तो निकल गए। तो सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट के लिए थे। वहां से फिर मैं क्लिनिक पर आया, वो गए अपना बैंड्रा अपने घर। उनका दोपहर को मुझे फोन आया 3 बजे। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा बताइए। तो बोलने लगे तुमने क्या किया? मैं डर गया, मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला पूरा रास्ता मुझे सिर्फ डकार ही डकार आ रहे हैं, मेरा पेट दुख रहा है और मुझे भयंकर गैस है। तो कभी कभी जो है पहले की अवस्था में नाड़ी में पकड़ में आ जाता है, तब तक वो गैस उनको हुआ भी नहीं था, उनको उसका ज्ञात भी नहीं था। ओके। पर वो नाड़ी में मुझे दिख गया, वो दिखा, वो उनकी कृपा है, मगर दिखता है। तो जब पहले की अवस्था में दिख जाता है तो वो तो हंसते हंसते मुझे बोले तूने गैस दिलाया है मुझे। मैंने कहा मेरे पास ऐसा कोई विद्या नहीं है। पर ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे केस होते हैं कि नाड़ी परीक्षण से आप पहले ही अगर जान लो कि आपका पित्त दोष बढ़ने वाला है, तो आप सिर्फ हल्का सा घरेलू उपचार कर लो, या डाइट में थोड़ा चेंज कर लो, या अपने रोजमरोज के जीवन में हल्के से चेंज ला दो, तो आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आप उस दोष को बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। पर जब मैं ये सब कह रहा हूं तब मैं ये भी समझता हूं कि कर्म भी तो है। अगर बीमार होना लिखा ही है तो आप आ ही नहीं सकते, आप नाड़ी दिखा ही नहीं सकते का बीमार होना है। पर अगर हम लॉजिकली देखें तो ये जो स्टेजेस ऑफ डिजीज है और उसको पकड़ना और उसको रोकना, इसके लिए नाड़ी परीक्षण जो है ये फर्स्ट चीज है जो, और बेस्ट चीज है। मैं जब छोटा था, मेरे पापा, मुझे याद है, पूरी फैमिली को गाड़ी में डालकर नाड़ी वैद्य के पास लेकर जाते थे और हर 3 महीने 4 महीने नाड़ी चेक करते थे कि कुछ प्रॉब्लम आने तो नहीं वाली है, और वो छोटा मोटा कुछ घरेलू उपचार बता के छोड़ देते थे, दवाई तक भी जाना नहीं पड़ता था। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा और बहुत इंटेलिजेंट तरीका है जीवन जीने का। ये नाड़ी परीक्षण की अच्छी याद दिलाई आपने। नाड़ी परीक्षण जो है वो आयुर्वेदा में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले तो हम लोग नाड़ी देख के ही सब वैद्य जो है काम करते थे, बट अभी आजकल जो लोग हैं, जैसे एलोपैथी अगर आ गया है अभी, तो फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसका बहुत कम यूज़ हो रहा है। एक तरफ बढ़ भी रहा है, जो आयुर्वेदिक कॉन्शियस है, जो योगा में वगैरह जो आ रहा है उनको तो पता चल रहा है, बट ऐसा भी एक वर्ग है कि आज तक उनको नाड़ी परीक्षा क्या है ये पता ही नहीं है। तो थोड़ा नाड़ी परीक्षण के बारे में बता सकते हैं? लोगों को नाड़ी परीक्षण के बारे में इस फील्ड में थोड़ा बहुत पता तो है, पर करना बहुत कम को आता है। और मैं इससे बिल्कुल प्राउड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ये इच्छा है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी आते हैं तो मैं सिखाता हूँ उनको कि आप नाड़ी परीक्षण सीखो, पर आसान भी नहीं है। मैंने जब मेरा प्रैक्टिस चालू किया था नाड़ी परीक्षण देखना, तब मैं 8वीं कक्षा में था, मैं 14 साल का था। 14 साल की उम्र से मैं पेशेंट्स की नाड़ी देख रहा हूँ, तब जाके नाड़ी परीक्षण में मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। आज मेरा प्रैक्टिस में सिर्फ नाड़ी परीक्षण करता हूँ। मेरे पास मेरे कैबिन में एग्जामिनेशन के लिए टेबल भी नहीं है, मैं सिर्फ 3 उंगली रख के ही बात करता हूँ। पर इसको बहुत प्रैक्टिस लगता है, इसको बिल्ड करना पड़ता है।
लोगों को नाड़ी परीक्षण के बारे में पता है मगर फिर भी नाड़ी परीक्षण उनसे होता नहीं है। उनकी गलती नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, पर एक बार अगर नाड़ी परीक्षण समझ गए तो बहुत पावरफुल टेक्निक है, उससे बहुत हेल्प हो जाता है। लोगों को इसीलिए नाड़ी परीक्षण के बारे में पता नहीं है क्योंकि उनको कोई नाड़ी वैद्य मिला ही नहीं है। अगर नाड़ी वैद्य सब जगह होते तो क्या नाड़ी परीक्षण लोगों को मालूम नहीं होता? मालूम होता, मगर नाड़ी वैद्य है ही कितने। आजकल तो लोग मशीनें लगा रहे हैं नाड़ी परीक्षण करने के लिए, एआई से वगैरह वगैरह। करे कितना एक्यूरेट है कितना नहीं मैं नहीं जानता, मगर जो असल नाड़ी परीक्षण है, जो असल ज्ञान है, ये अब कुछ ही लोगों के पास रह गया है। ये बहुत दुखद चीज है क्योंकि देखो, हम वैद्य हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम सेवा कर सके, और सेवा करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है, नाड़ी परीक्षण है, हमारी औषधियां है, यही टूल्स अगर लुप्त हो जाएंगे तो सेवा हम अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर आप सेवा ही नहीं कर सकते तो फिर जीवन जीने का मतलब क्या, अर्थ क्या? अपने खुद के लिए जीवन जी के सब भोग के मरना, इससे अच्छा तो जल्दी मर जाए अगर आप सेवा नहीं कर सको तो नाड़ी परीक्षण एक चीज है जिसको फिर से मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस जगत में फिर से उसको जगाना। जिन जिन को आता है, मैं अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं सिखाता हूँ, पर वो स्टूडेंट्स में भी इतना पेशेंस नहीं है। ऐसा एक आधा स्टूडेंट मिल जाता है जो टिकता है, पूरा सीखता है, क्योंकि उनको अगर 3 महीने में नहीं समझ में आया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो अमरकंटक नाम की एक जगह है, रायपुर में मेरा फ्लाइट लैंड हुआ था, वहां से हम गए थे। तो वहां एक नागराज बाबा करके थे, उस समय बहुत ओल्ड थे मगर जीवित थे, और वैद्य के खानदान से, बहुत उनके जनरेशन पीढ़ी की पीढ़ी वैद्य थी, बहुत बड़े वैद्य थे, और वो समाधि में बहुत साल चले गए थे, और फिर वहां से बाहर आके उन्होंने एक दर्शन शास्त्र लिखा था, मध्यस्थ दर्शन। उसका आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं था मगर एक इंटरेस्टिंग चीज थी। उनको मैं एक बार मिलने गया था, तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बुलाया और मेरे लेफ्ट कान के अंदर 7 मंत्र फूके थे। तो उसमें से नाड़ी परीक्षण मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो दीक्षा दी थी मुझे आयुर्वेद की उन्होंने, मगर ऐसी ऐसी चीजें मुझे ऊपर वाले ने दी है, ऐसी ऐसी उपलब्धियां दी है कि, और बीच में ऐसा भी हुआ था कि मैं अपने आप को समझने लगा था कि भाई मुझे इतना मिला है यानी मैं ही कुछ हूं। नागराज जी ने मुझे एक बात उन्होंने लिखी थी, मैंने पढ़ी, कि कृपा का अर्थ होता है कि अपात्र को पात्र बनाना। तो मेरा पूरा अहंकार जो है तुरंत मिट्टी में मिल गया, फिर समझ में आ गया कि हम कुछ नहीं, हम अपात्र है, हमारे पे सिर्फ कृपा है। पर इस प्रकार के शास्त्र, इस प्रकार के साइंसेस जो है, ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। काफी बार जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें सब चीज नहीं होती। आप देखोगे, देखो रिपोर्ट हेल्दी है मगर पेशेंट तो रो रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो क्या रिपोर्ट हर चीज है? आपको क्लिनिकली भी आपको हर चीज नहीं मालूम पड़ती। नाड़ी परीक्षण एक बहुत अच्छा टूल है जहां हमको बहुत कुछ चीजें जो अंदर अंदर की है वो समझ में आ जाती है। ये अभी आपने जो कहा ना कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं और वो व्यक्ति जो है वो भी अच्छा दिखता है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत कॉमन हो चुका है आज। तो ये ऐसे क्यों होता है? रिपोर्ट्स की लिमिटेशन है, वो कुछ कुछ चीज़ें देख सकती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं देख सकती। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे हेल्थ केयर में। तो रिपोर्ट्स कराना कोई गलत बात नहीं है, उसको देखना गलत बात नहीं है, मगर सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर आप निदान नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ों का कर सकते हैं, सब चीज़ों का नहीं कर सकते। तो डॉक्टर होने के नाते एक बात तो कोई भी डॉक्टर समझ जाएगा, अगर कोई डॉक्टर भी ये देख रहा है या तो कोई इंटेलिजेंट आदमी देख रहा है तो समझ जाएगा कि हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, वैद्य के लिए सबसे मुश्किल काम होता है निदान। चिकित्सा होती है सबसे आसान काम। निदान अगर पकड़ में आ गया कि इसको क्यों ये हो रहा है तो आप आराम से चिकित्सा कर लोगे। प्रॉब्लम आता है कि पकड़ आने में कि इसको ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो,
अंग्रेजी डॉक्टर के पास। बड़ी मजेदार बात है, कंट्रोवर्शियल पकड़ लो। और आप उसको बोलते हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो जाके बोलेगा डॉक्टर साहब वाई एम आई नॉट स्लीपिंग, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। ये प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है समझने में भी। डॉक्टर बोलेगा कि देखिए आपके ब्रेन में कुछ कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, मेलेटोनिन बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, और मेलेटोनिन आपके ब्रेन में बन नहीं रहा है, जबकि मेलेटोनिन का ये इम्पैक्ट होता है, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि ये रिएक्शन से आपको तकलीफ हो रही है। बराबर है? तो पेशेंट, अच्छा मेलेटोनिन नहीं बन रहा है और ये है इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या उसने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? नहीं दिया, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और उसने आंसर दिया कि आपको नींद कैसे नहीं आ रही है। आपने पूछा व्हाई, उसने आंसर दिया हाउ। उसने आपको प्रोसेस समझाया, कारण नहीं। अच्छा, अगर आप उसको कारण मान लेते हो तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेलेटोनिन शरीर में कम है, ये लो मेलेटोनिन की गोली, जब तक खाओगे तब तक नींद आएगा, जिस दिन बंद कर दोगे थे वैसे के वैसे। तो जो चिकित्सा हो गई, ये निदान पे चिकित्सा हुई ही नहीं, ये तो सिर्फ जो है वो प्रोसेस को रोक देने वाली बात हो गई, यानी दबा देने वाली बात हो गई। आप अंग्रेजी दवाइयों में हर बीमारी में यही पाओगे। जो आदमी कैसे और क्यों में अंतर नहीं कर सकते, वो जड़ पे चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर वैद्य के पास चला गया, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही है, तो बीवी घर छोड़ के भाग गई, तो कहां से नींद आएगी? तो कारण पे जाना चाहिए। जब तक आप कारण पे नहीं जाओगे तब तक आपकी चिकित्सा जो है वो सिर्फ दबाने वाली, रुकाने वाली, और भगवान से प्रार्थना, प्रकृति से प्रार्थना कि इसको ठीक कर दो। तो अंग्रेजी दवाइयों में आप देखो, सर्जरी को साइड पे रखो, मैं दवाइयों की बात कर रहा हूं। ऐसी कोई बीमारी आपको मिलेगी नहीं जो वेट करने पे अपने आप ठीक नहीं होती। ये दबा के रख देंगे जब तक प्रकृति आके ठीक ना कर दे। अगर प्रकृति ठीक नहीं कर सकती वेट करने पे, तो जिंदगी भर दबाओ। डायबिटीज है, रोज खाओ। थायराइड है, रोज सुबह उठ के खाओ, क्योंकि ये वेट करने पे अपने आप नहीं जाती। पर बुखार ये तो वेट करने पे निकल जाता है, तो ले लो पैरासीटामोल, दबाओ दबाओ दबाओ, 3 दिन में तो निकल जाएगा। देखो 3 दिन के कोर्स में हो गए ठीक। समझ में आया? जड़ से कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जड़ से काम करने के लिए मैंने अब भी कहा, निदान सबसे मुश्किल है, जड़ समझना मुश्किल है। समझ में आएगा तो चिकित्सा सबसे आसान चीज है। तो ये जो निदान की आपने बात की, तो नाड़ी परीक्षण में सभी का निदान हो सकता है? एकदम हो सकता है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। यस, जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका निदान हो सकता है। इसका ये अर्थ नहीं कि मैं सबका निदान कर सकता हूँ, हाँ, पर सबका निदान हो सकता है। निदान तो हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। जैसे अभी HIV है, कैंसर है, तो इसका भी निदान हो सकता है इसमें? हो सकता है। मैं HIV और कैंसर ट्रीट नहीं करता, तो मुझे इसका स्पेशल ज्ञान नहीं है। मेरे पास कैंसर पेशेंट्स बहुत आते हैं, आप सोच नहीं सकते उतने आते हैं, बिकॉज पीड़ित है, मर रहे बेचारे, और अंग्रेजी दवाई की तरफ तो उनको नहीं जाने का मन है। कैंसर में तो बहुत तकलीफ देती है। आते हैं बेचारे, मगर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं कैंसर नहीं देखता, मैं HIV नहीं देखता। डॉक्टर, ये जो एसिडिटी, एंजाइटी, अभी आपने स्लीप की बात की, तो ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एंजाइटी, इसका कुछ हिडन कनेक्शन होता है क्या? एंजाइटी और स्ट्रेस का हिडन कनेक्शन तो 100% है। अच्छा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। आप पुराने 1930s, 1920s, 1940s के वो आर्चीज कॉमिक भी देखोगे, पता है आपको, शायद वो आते थे कॉमिक्स, मैं पढ़ता था, छोटा था तभी। तो उसमें भी दिखा जाए कि जो स्ट्रेस आदमी होगा तो उसको अल्सर हो जाएगा, वो अल्सर वाली वो डाइजीन टाइप की दवाई खाते रहेगा। तो स्ट्रेस, एंजाइटी से अल्सरेशंस, एसिडिटी, गैस, ये सब होता ही है। एक बीमारी भी है, इसको IBS कहते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जहां आदमी स्ट्रेस के कारण उसका पेट बार बार जो है वो खराब हो जाता है। गैस, एसिडिटी, पेट साफ नहीं होना,
या तो सुबह सुबह बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ता है, या तो फिर कहीं वो अगर जाना चाहे तो उसको पहले बाथरूम यूज करना पड़ता है, बीच बीच में रोक रोक के जाना पड़ता है, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहां गट ब्रेन कनेक्टेड है। गट ब्रेन यानी कि आपका पेट और आपका दिमाग कनेक्टेड है। तो देखिए एलोपैथी में 19 मेरे हिसाब से 60s या 70s तक, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, कहते थे कि मन और शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड। और आज कहते हैं कि 75% ऑफ ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। 70s इतना पुराना नहीं है, बराबर है। आप खाली सोचो कि ये पूरा ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन था। जब इनको समझ ही नहीं थी इतनी, तब भी जाके ये एलोपैथी तो ये साइंस जो खुद ही इतना चेंज हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, भरोसा किस पे करो। कल बोलते थे कि इतना सारा सुबह उठ के पानी पियो, आज बोलते हैं इतना पानी मत पियो पागल हो जाओगे। कल बोल रहे थे कि ये तो सुपर फूड है, आज बोलते हैं इसको तो छूना नहीं। तो ये तो आपके साथ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। और एक दूसरा साइंस है जो कभी हिला नहीं है, उसने जो कहा वो हमेशा स्टिक हुआ है। आप सोचो कोई एक भी आप चीज पकड़ो तो वो ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 साल चल सकता है, पर ये तो कितने अनगिनत साल से चल रहा है, कभी हिला नहीं। इस चीज पे ज्यादा भरोसा करना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा आपके साथ। ये ऑलरेडी एक मैच्योर्ड साइंस है, ये इवॉल्विंग साइंस नहीं है, ये अभी भी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहा है, ये एस्टैब्लिश्ड है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपेरिमेंटेशन में मत जाओ। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत ने जो लिखा है वो ही करेक्ट है, और उसी को फॉलो करो, क्योंकि वो आपको रिजल्ट देगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आज की जो लाइफ है हमारी, मॉडर्न लाइफ, इंस्टेंट चाहिए। मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। जैसे बुखार भी होती है, कुछ भी होता है, तो एक पैरासिटामोल ले तो 2-3 दिन के मतलब आराम मिलता है ना। आयुर्वेदा के पास में आएंगे तो फिर उसके लिए बहुत टाइम लगता है। ये गलत फहमी है। किसने कहा आयुर्वेद में बहुत टाइम लगता है? मेरे पास डेंगू पेशेंट्स आते हैं, डेंगू ठीक होने में अंग्रेजी दवाई के पास जाओ, दवाई तो है ही नहीं इनके पास। 3-3 हफ्ते बेचारे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके रखते हैं, मैं 3 दिन के अंदर ठीक कर देता हूँ। उनके पास इलाज है ही नहीं। कहाँ इलाज है? डेंगू का इलाज थोड़ी है। 3 हफ्ता क्या करते हैं लोग? सलाइन चढ़ाते हैं, और क्या करते हैं? सलाइन चढ़ाते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्लेटलेट गिर जाएंगे तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं। इनको लगता है इनके पास इलाज नहीं तो किसी के पास इलाज नहीं। जो वो क्योर नहीं कर सकते वो इनक्योरेबल डिजीज बन जाता है। तो ठीक है, ये उनका सोच है। कोई ठीक कैसे होता है फिर 3 हफ्ते के बाद? हम करते हैं 3 दिन में ठीक करते हैं। उन लोगों के पास में कैसे ठीक होता है? नेचर, क्या अपने आप नेचर ठीक करता है। कुछ भी डेंगू नहीं में करेंगे, ये सिर्फ अपने शरीर को बचाएंगे। इनकी दवाई का नाम क्या होता है मालूम है? आप अगर अंग्रेजी बुक लोगे मेडिसिन का, बराबर है, हचिनसन वगैरह, तो उसमें सिंपल लिखा है कंजर्वेटिव मेडिसिन और सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो दवाई खाते हैं उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, यानी बॉडी को सिर्फ कंजर्व प्रिजर्व करता है जब तक नेचर ना ठीक कर दे। क्योरेटिव नहीं बोलते, ये खुद अपने आप को क्योरेटिव नहीं बोलते। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका लैंग्वेज है। पर एलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जमाने में एलोपैथी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी है और इस दुनिया को उसकी जरूरत है, मगर हर चीज में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव समझ के आपके लिए क्या इस स्थिति में करेक्ट है, उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कि क्या ये क्रॉनिक इश्यू है जिसके पास एलोपैथी में दबाने के सिवा कोई तरीका नहीं है, तो प्लीज आप आयुर्वेद की तरफ मुड़िए। अगर आपको अक्यूट प्रॉब्लम है, आप मर रहे हो, आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, तो आप इधर आयुर्वेद में नहीं जा सकते। तो हर चीज की एक जरूरत होती है। मेरे हिसाब से ये बैलेंस अभी करेक्ट नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं गलत भी हो सकता हूं। ये जो ढलान है ये ज्यादा अंग्रेजी दवाई की तरफ है, क्रॉनिक डिजीजेस में भी, जहां पर नहीं होना चाहिए था वहां पर आयुर्वेद की तरफ होना चाहिए। और ये ढलान को करेक्ट करना मेरे हिसाब से लोगों के हित के लिए जरूरी है। ये बहुत अच्छा डिफरेंस कहा कि जरूरत है, एलोपैथी की भी जरूरत है। जैसे ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उस टाइम पे वो जरूरी है, इमीडिएट चाहिए 100%। ठीक है। और जैसे क्रोनिक है तो उसमें तो आयुर्वेदा ही एक मात्र इलाज है। तो मिलते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद डॉक्टर सर। धन्यवाद।